झारखंड का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद घने जंगल या फिर खनिजों से भरी हुई खदानें। या फिर वो ऊंचे ऊंचे पठार। बिल्कुल। लेकिन जो विद्यार्थी राज्य लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि असली भौगोलिक रहस्य उन पठारों से गिरते पानी में छिपा है। यानी हमारे झारखंड के प्रमुख जलप्रपात। सही कहा। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इन्हीं झरनों के भूगोल, इतिहास और संस्कृति को डिकोड कर रहे हैं। और मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इस भौगोलिक यात्रा का महत्व परीक्षाओं के नजरिए से बहुत अधिक है। वो कैसे? देखिए, अगर हम जेपीएससी और जेएसएससी जैसी परीक्षाओं के पिछले प्रश्न पत्रों को देखें, तो जलप्रपातों की ऊंचाई, उनकी नदियों और उनके जिलों से जुड़े सीधे सवाल हर साल आते हैं। तो आज हमारा लक्ष्य सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है। हम भूगोल को एक कहानी की तरह समझेंगे ताकि परीक्षा हॉल में हमारे सुनने वालों को सब कुछ आसानी से याद रहे। बिल्कुल। और किसी भी जलप्रपात को समझने से पहले आ, उस जमीन को समझना जरूरी है जहां से वो जन्म लेता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि झारखंड में इतने सारे जलप्रपात आखिर हैं क्यों? इसका सीधा सा कारण है हमारा छोटा नागपुर का पठार। ये कोई एक सपाट मैदान नहीं है। मतलब ये एक सीढ़ीदार परिदृश्य की तरह है। है ना? एकदम सही। इसमें रांची, हजारीबाग और कोडरमा के पठार शामिल हैं और इन सब की ऊंचाई एक दूसरे से काफी अलग है। और इसी असमान ऊंचाई के कारण पूरे राज्य में एक प्राकृतिक ढलान बन जाती है। हाँ, और जब स्वर्णरेखा और दामोदर जैसी नदियां एक ऊंचे पठार से दूसरे निचले पठार की तरफ बहती हैं, तो उन्हें एक अचानक ढलान मिलती है। और जब पानी इतनी ऊंचाई से गिरेगा तो जाहिर है उसका वेग बहुत प्रचंड हो जाएगा। बिल्कुल। अब यहाँ एक और भौगोलिक प्रक्रिया होती है, चट्टानों का कटाव। छोटा नागपुर के पठार में कठोर और मुलायम दोनों तरह की चट्टानें एक साथ पाई जाती हैं। तो मतलब जब नदी का तेज पानी इन चट्टानों से टकराता है तो वो मुलायम चट्टानों को तो तेजी से काट देता है। हाँ, मुलायम चट्टानें कटकर गहरी खाई बन जाती हैं, जबकि ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानें अपनी जगह वैसी खड़ी रहती हैं। और पानी के इसी असमान कटाव से प्राकृतिक रूप से खड़ी ढलानें और नीचे गहरे जलकुंड बन जाते हैं। जो अंततः एक बहुत ही खूबसूरत और भव्य जलप्रपात का रूप ले लेते हैं। ये तो हो गया इनका भूगोल। अब इस प्राकृतिक मूर्तिकला का सबसे बड़ा उदाहरण देखते हैं। चलिए चलते हैं लातेहार जिले के महुआ डांड अनुमंडल की तरफ। अरे वाह! यानी आप राज्य के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात कर रही हैं? बिल्कुल। लोध जलप्रपात। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इसे बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है, क्योंकि ये बूढ़ा नदी पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई इसे सबसे खास बनाती है, 143 मीटर। ये पूरे झारखंड में सबसे ऊंचा है। 143 मीटर से जब पानी नीचे गिरता है तो ऐसा लगता है मानो पहाड़ों पर किसी ने चांदी की परत बिछा दी हो। दृश्य तो वाकई अद्भुत होता है। अब लोध की इस भव्यता के बाद अगर हम राजधानी रांची की तरफ रुख करें, तो वहां तेमरा घाटी के पास एक और चमत्कार है। आप दशम जलप्रपात की बात कर रहे हैं। ये कांची नदी के समीप स्थित है। हाँ, दशम फॉल। इसका नाम दशम क्यों पड़ा? इसके पीछे भी एक दिलचस्प कारण है ना? बिल्कुल। जब कांची नदी का पानी इस पहाड़ी ढलान से नीचे गिरता है तो वो किसी एक धारा में नहीं गिरता। वो 10 विभिन्न दिशाओं और धाराओं में बंट जाता है। सही कहा। और 10 अलग-अलग धाराओं के इसी संगम के कारण इसे दशम फॉल कहा जाता है। लेकिन इसकी एक और भौगोलिक विशेषता है जो सुनने वालों को याद रखनी चाहिए। ये बेहद खूबसूरत तो है, लेकिन इसका जलकुंड बहुत गहरा है। हाँ, 10 धाराओं का पानी जब एक साथ गिरता है तो तल पर बहुत मजबूत और गहरे भंवर बनते हैं। इसीलिए ये खतरनाक भी माना जाता है और वहाँ अक्सर पर्यटकों को गहराई से दूर रहने की हिदायत दी जाती है। सुरक्षा के लिहाज से दशम भले ही संवेदनशील हो, लेकिन रांची का ही एक और जलप्रपात है जो पर्यटन के नक्शे पर सबसे ज्यादा चमकता है। हम्म, हुंड्रू जलप्रपात। जी, ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 98 मीटर है, यानी करीब 322 फीट। तो लोध के बाद ये राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुआ। हाँ, और राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो यह भारत का 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये तथ्य परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। हुंड्रू की एक बड़ी खासियत ये भी है कि इसके तल पर जो कुंड बनता है, हम्म, वो स्नान और पिकनिक के लिए काफी सुरक्षित माना जाता है। बिल्कुल। दशम के विपरीत यहाँ का कुंड काफी बड़ा और शांत है। अब हुंड्रू की भीड़भाड़ से निकलकर
चलिए एक सड़क यात्रा पर चलते हैं। रांची खूंटी चाईबासा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH20 की तरफ। वहां तो जंगलों के बीच छिपा एक बहुत ही शांत जलप्रपात है, हिरनी जलप्रपात। हाँ, और ये किस नदी से बनता है? ये रामगढ़ नदी के पानी से बनता है। हिरनी की सबसे बड़ी विशेषता इसकी ऊंचाई नहीं, बल्कि इसका प्राकृतिक सौंदर्य है। सही कहा, ये चारों तरफ से बेहद घने जंगलों से घिरा हुआ है। और आज के समय में यहाँ पर्यटकों के लिए बेहतरीन रेस्ट हाउस और व्यवस्थित पार्किंग की सुविधा भी मौजूद है। जो इसे पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन का एक बहुत अच्छा उदाहरण बनाता है। अब दक्षिण से निकलकर जरा उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र की तरफ चलते हैं, गिरिडीह जिले की तरफ। जहां उसरी जलप्रपात है। हाँ, ये गिरिडीह शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर गिरिडीह टुंडी मार्ग पर है। है ना? हाँ, और ये उसरी नदी पर ही बना है। इसकी भौगोलिक विशिष्टि यह है कि यहाँ पानी किसी एक सीधी चट्टान से नहीं गिरता। बल्कि एक साथ कई झरनों का समूह दिखता है। बिल्कुल, उसरी नदी का पानी कई छोटी बड़ी चट्टानों से टकराकर झरनों की एक श्रृंखला बना देता है। और वहां बने खास वॉच टावर से इस मनोरम दृश्य को देखना, प्रतियोगियों को ये जरूर याद रखना चाहिए कि ये वॉच टावर पारसनाथ की पहाड़ियों का शानदार दृश्य दिखाता है। अब गिरिडीह से लौटकर एक बार फिर रांची जिले के पूर्वी हिस्से में चलते हैं। रांची से करीब 40 किलोमीटर पूर्व में सीता जल प्रपात, जिसकी ऊंचाई 43.90 मीटर्स या लगभग 144 फीट है। और ये राढ़ू नदी पर मौजूद है, जो स्वर्ण रेखा की ही एक सहायक नदी है। सीता जल प्रपात का सिर्फ भौगोलिक ही नहीं बल्कि बहुत गहरा धार्मिक महत्व भी है। बिल्कुल, इसके समीप ही सीता माता का एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, जो इसे एक प्रमुख आस्था का केंद्र बनाता है। अब आस्था के इस संगम से आगे बढ़ते हैं खूंटी जिले की तरफ, जहां एक ऐसा जलप्रपात है जिसका स्वभाव बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। आप पंचघाघ की बात कर रही हैं, जो रांची से 50 किलोमीटर दूर चाईबासा रोड पर है। हाँ, पंचघाघ नाम से ही पता चलता है, पंच यानी 5। यह बनई नदी से बनता है। जब बनई नदी चट्टानों से टकराकर टूटती है, तो वो 5 स्पष्ट धाराओं में विभाजित हो जाती है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पानी ऊंचाई से नहीं गिरता बल्कि समतल बहता है। इसी समतल भाव के कारण ये बहुत शांत है और परिवारों और बच्चों के लिए एक बेहद सुरक्षित पिकनिक स्पॉट माना जाता है। तो हमने लोध की 143 मीटर की ऊंचाई से लेकर पंचघाघ के समतल बहाव तक सब समझ लिया, लेकिन इन प्राकृतिक धरोहरों को सहेजा कैसे जा रहा है? इसके लिए हमें टूरिज्म पॉलिसी 2021 को समझना होगा। सरकार अब इन जगहों को इको टूरिज्म केंद्रों के रूप में विकसित कर रही है। इको टूरिज्म यानी कंक्रीट का जाल बिछाने के बजाय प्राकृतिक चीजों से विकास करना। बिल्कुल, और साथ ही एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे राफ्टिंग और कयाकिंग। और मैंने पढ़ा था कि राजमार्गों पर वे साइड एमिनिटीज भी बनाई जा रही हैं, जैसे विश्राम स्थल और कैफेटेरिया। हाँ, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है स्थानीय रोजगार। इन जलप्रपातों के आसपास रहने वाले युवाओं को पर्यटन गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्थानीय समुदाय के बिना तो झारखंड की संस्कृति को समझना ही नामुमकिन है। सही कहा। झारखंड की पूरी जीवन शैली जल, जंगल और जमीन के सिद्धांत पर टिकी है। और इन झरनों को सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं बल्कि पवित्र स्थान माना जाता है। बिल्कुल, अगर आप सरहुल, कर्मा और सोहराएं जैसे पर्वों को देखें, तो उनमें नदियों और जल स्रोतों का विशेष महत्व है। यहाँ तक कि जो लोक कलाएं हैं, जैसे झूमर और डमकच नृत्य, उनमें भी प्रकृति की ही वंदना की जाती है। और अक्सर जलप्रपातों के आसपास प्राचीन धार्मिक स्थल या सरना स्थल पाए जाते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि आदिवासी समाज इन्हें सदियों से संरक्षित करता आ रहा है। तो ये प्रकृति और संस्कृति का बहुत ही गहरा मेल है। अब परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए इस पूरी कक्षा का एक त्वरित पुनरीक्षण यानी रीकैप कर लेते हैं। बहुत जरूरी है। अक्सर परीक्षाओं में सुमेलन वाले प्रश्न यानी मैच द फॉलोइंग आते हैं, तो चलिए तेजी से याद करते हैं। मैं नदी का नाम लूंगी और आप जलप्रपात बताएंगे। तैयार है? बिल्कुल, शुरू कीजिए। बूढ़ा नदी। लोध या बूढ़ाघाघ जलप्रपात लातेहार जिले में। ये राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 143 मीटर। स्वर्णरेखा नदी। हुंड्रू जलप्रपात रांची में 98 मीटर की ऊंचाई के साथ ये दूसरा सबसे ऊंचा प्रपात है। और राढ़ू नदी। सीता जलप्रपात रांची में, जहां सीता माता का मंदिर है। कांची नदी के समीप। दशम फॉल 10 धाराओं वाला खतरनाक लेकिन खूबसूरत जलप्रपात। बनई नदी। पंचघाघ खूंटी जिले में,
5 धाराओं वाला समतल पानी का सुरक्षित स्पॉट। रामगढ़ नदी। हिरनी जलप्रपात NH20 पर घने जंगलों के बीच। और आखिरी उसरी नदी। उसरी जलप्रपात गिरिडीह में, जहां कई झरनों का समूह और वॉच टावर है। बहुत बढ़िया। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सुनने वालों के दिमाग में ये सारे तथ्य अब एक कहानी की तरह छप गए होंगे। मेरा भी यही मानना है। और विद्यार्थियों को ये भी याद रखना चाहिए कि झारखंड के ये जलप्रपात सिर्फ आंकड़े या पर्यटन स्थल नहीं है। बिल्कुल, ये राज्य की भौगोलिक और पारिस्थितिक पहचान है। और परीक्षाओं के लिए इन आंकड़ों को कंठस्थ करना जितना जरूरी है, एक नागरिक के रूप में इन प्राकृतिक स्थलों का संरक्षण करना भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। सही कहा आपने। आज की इस कक्षा को समेटते हुए मैं हमारे सुनने वाले सभी प्रतियोगियों के लिए सोचने के लिए एक दिलचस्प बिंदु छोड़ना चाहती हूँ। बिल्कुल, बताइए। जरा सोचिए, आज हम जिस इको टूरिज्म और पर्यावरण संरक्षण की बात बड़ी बड़ी आधुनिक नीतियों में करते हैं, झारखंड के आदिवासी समुदाय सदियों से अपनी प्रकृति पूजा और सरहुल जैसे पर्वों के माध्यम से उसी जीवन शैली को जीते आ रहे हैं। ये बहुत गहरी बात है। क्या आधुनिक पर्यटन नीतियां इस प्राचीन आदिवासी ज्ञान से ये सीख सकती हैं कि प्रकृति का सिर्फ आनंद लेने के बजाय उसे एक पूजनीय हिस्से के रूप में कैसे संजोया जाए? आप सभी इस सवाल पर खुद विचार कीजिएगा। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।